के शानदार। कल एक चीज़ चल रही थी। कल माइकल वॉन ने ट्वीट किया था कि इफ बुमराह डजंट गेट यू सिराज विल, इफ सिराज डजंट गेट यू शमी विल, एंड इफ शमी डजंट गेट यू जडेजा विल। मतलब इतना ऑलराउंड अटैक हो गया। कल मैंने ना ट्विटर पे एक पोल डाला था वैसे कि मैन ऑफ द मैच किसको मिलना चाहिए था, जडेजा को या कोहली को। और मुझे खुशी हुई है जानकर कि मेजॉरिटी ने जडेजा को वोट दिया था। हालांकि कोहली को मिला मैन ऑफ द मैच। कोहली ने भी अच्छा खेला ऑब्वियसली, और एक टफ पिच पे अच्छे रन बनाए, बर्थडे गिफ्ट भी हो गया, तो इसके लिए तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल वैल्यू भी हो जाती है। लेकिन अच्छा टीम फायर कर रही है। और एक जो चीज़ है ना, मेरे ख्याल से जो चीज़ सबसे अच्छी है ना, कि इस इंडियन टीम ने रियलाइज़ कर लिया है कि बहुत सारी टीम्स जो है ना वो 50 ओवर के कॉन्सेप्ट को भूल गई हैं। वो सबके सब अभी भी या तो T20 के मूड में या फिर टेस्ट के मूड में। जो 50 ओवर्स में जो गेम होता है ना वो मिडिल ओवर्स का होता है। मिडिल ओवर्स में आप जो 20 से 35 ओवर के बीच का गेम है ना, वो गेम होता है। उसी में आप हारते या जीतते हैं। और आप देख लीजिए हमारे जो सारे मैचेस हैं ना, बैटिंग वाइज एटलीस्ट हमने जो 20 to 35 ओवर में जो बैटिंग की है, वो बॉलिंग तो खैर हमारी एकदम मतलब ऐसी हो गई है कि मतलब देख के एकदम हैरानी होती है। अच्छा बाय द वे, आप लोगों ने आई डोंट नो वो एक वीडियो वायरल हुआ था वसीम अकरम का, वो देखा या नहीं देखा? क्योंकि वहाँ पर एक पुराने क्रिकेटर हैं हसन राजा, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि शायद आईसीसी इंडियन बॉलर्स को अलग बॉल दे रही है, उनकी वही स्विंग करा पा रहे हैं। तो वसीम अकरम ने कहा कि भाई जो इनको जो माल फूंक रहे हैं ना, ज़रा मुझे बताओ क्या है वो, और अपनी बेइज्जती करा रहे हो, पूरे मुल्क की बेइज्जती मत कराओ। वो बहुत शानदार, मतलब वो एकदम वायरल हो रहा है वो वीडियो। और तो खैर एनीवे, लेकिन अब मैच जीत गए हम। अब बस रिस्क यही लग रहा है कि अब सारे ही लीग मैच जीत गए हम, अगला भी नेदरलैंड्स के साथ है, वो भी जीत जाना चाहिए। और उसके बाद हाँ, उसके बाद बस कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कल मैच एक्चुअली सोच रहा था कि अगर मैं एक मैच हारना है तो ये वाला हार जाओ, फिर उसके बाद तो रूम नहीं बचता एक्चुअली हारने का। तो अब बस ये है कि देखते हैं अब आगे क्या बढ़ता है। लेकिन अच्छा था मैच कल, अच्छा था मैच बिल्कुल। पर वन साइडेड एकदम गजब चल रहा है मोमेंटम। अब लग नहीं रहा कोई हारने वाले हैं, यहाँ पे घबराने का नहीं है मुझे लगता है। हाँ, सारे वन साइडेड हो रहे हैं वैसे। हाँ। एक मैच भी टफ नहीं हुआ हमारा, एक भी मैच अब तक, सारे वन साइडेड है। चलिए खैर अब मार्केट पे आते हैं। मार्केट वन साइडेड नहीं रहा, लेकिन मार्केट में काफ़ी जद्दोजहद रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में, और अब बुल्स कम बैक कर रहे हैं। मैं दो चीज़ों से शुरुआत करूंगा, एक सीरियस नोट पर और एक थोड़ा सा हम एक हंसी मजाक का तड़का डालेंगे। सबसे पहले आप आइए SBI के नंबर्स पर। मैं डिटेल में आऊँगा बिग स्टॉक्स में, लेकिन SBI काफ़ी मजबूत लोन ग्रोथ, इस बेस पे डबल डिजिट लोन ग्रोथ। NIM अनुमान से कम घटा, जो कि पिछले क्वार्टर में एक रिस्क था। उसके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर एक्चुअली काफी खराब है देखा जाए तो SBI मुझे लग रहा है कि काफी शानदार नंबर है। प्लस एसेट क्वालिटी में अच्छी मजबूती। तो मुझे लग रहा है कि SBI का आज एक तड़का रहेगा मार्केट के ऊपर। प्लस स्टॉक जो है 200 डे मूविंग एवरेज पर है, इसका हाई 640 के करीब था, वहां से करेक्ट हो चुका है। मुझे लग रहा है आज SBI चलेगा। दूसरा जो मैं सोच रहा हूं कि अब मार्केट में एक चीज चल रही है कि सलमान की पिक्चर बहुत चल गई, अब ऋतिक की बारी है। और अब ऋतिक स्टॉक्स जो हैं वो डांस करने को तैयार हैं। अब ऋतिक स्टॉक्स कौन से हैं? H से HDFC बैंक, R से रिलायंस, I से ICICI बैंक, T से TCS, I से इन्फोसिस और K से कोटक। पहले एक H और था, वो जब HDFC अलग से था, अब वो एक दोनों सेम हो गए हैं। तो इसके लिए, और उसका कारण क्या है, आप इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखिए। इन स्टॉक्स ने पिछले 2 साल में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। पिछले 2 साल में निफ्टी जो 21% बढ़ा है, और अगर आप इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें, HDFC बैंक अपने हाई से 15% नीचे, रिलायंस 11% नीचे, वैसे तो ज़्यादा नीचे, लेकिन मैं जियो का एडजस्टमेंट इंक्लूड कर रहा हूँ, इसके लिए 11% नीचे। इवन ICICI बैंक जिसने फिर भी ठीक ठाक किया है 7.5% नीचे, TCS अपने हाई से करीब 9% नीचे, इन्फोसिस अपने हाई से 17% नीचे, और कोटक अपने हाई से 16% नीचे। और ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों की कोई अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई हो, एक्सेप्ट इन्फोसिस, बाकी किसी भी कंपनी के अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं आई है। और स्टॉक्स जो चले हैं वो ऑब्वियसली सलमान स्टॉक्स जिसे कहते हैं, सन फार्मा, दोनों अदानी स्टॉक्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति। तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक मार्केट में एक मोमेंटम शिफ्ट होगा। उसका एडवांटेज क्या होगा? ये 6 में से 5 स्टॉक्स मार्केट के सबसे बड़े स्टॉक्स हैं। HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, TCS और इन्फोसिस। ये निफ्टी के 5 सबसे बड़े कंपोनेंट हैं वेट्स के हिसाब से। इन पांचों स्टॉक्स का अगर आप कंबाइंड वेट देख लेंगे तो करीब मेरे ख्याल से 40 से 50% के बीच है। सोचिए आप कि इतने बड़े स्टॉक्स के अंडर परफॉर्म करने के बाद भी हमारी मार्केट इतनी चली है, तो वो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ बता रहा है आपको। अब अगर ये स्टॉक भी फायर करना शुरू कर देंगे
तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला बन जाएगा मार्केट का। देखिए भाई, कैन ऋतिक डांस? बस हम सब जानते हैं डांस तो बहुत अच्छा करते हैं, पर यहाँ शेयर बाजार में ये अंडर परफॉर्मर्स हैं ऋतिक स्टॉक्स, जो अब शायद चलने चाहिए ऑफ हाई सारे के सारे कामकाज करते हुए। इंटरेस्टिंग लेकिन इंपॉर्टेंट दिन हमारे सामने खड़ा है, इंपॉर्टेंट वीक हमारे सामने खड़ा हुआ है, उस पर आगे डिटेल में समझाऊंगा क्या क्या खासियत है। लेकिन पहले इस वीक की शुरुआत कैसी होने वाली है, उसके इंडिकेशंस क्या आ रहे हैं वो रखिए स्क्रीन पे। गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 3/4% ऊपर खुलेंगे, आधे % के आसपास का एक बढ़िया गैप अप, 3/4% का एक गैप अप होगा। उसके पीछे के रीजंस ये हैं कि जब हम फ्राइडे को बंद हो रहे थे, हम या हमारा एशिया पैक पूरा पियर्स जब बंद हो रहे थे, तो उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे फ्लैट से 1/3% के आसपास दबाव में, और एक्चुअल सेशन जो यूएस में हुआ उसमें बहुत सी तेजी बन गई। यूएस के तीनों बेंचमार्क्स 2/3 से 1.25% कह लीजिए गेन्स देखने को मिले। कहां निगेटिव हमने डाइजेस्ट किया था, कहां इस तरह का पॉजिटिव तड़का लगा। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इन ग्रीन है, बिल्कुल फ्लैट है लेकिन इन ग्रीन अब कामकाज कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल जो क्रिएट हो गया, जो डाइजेस्ट किया था एशिया ने और जो यूएस का हैंडओवर आया, उसके चलते आप देखेंगे पूरा एशिया इस समय अच्छा कर रहा है। ये है वो डिफरेंशियल जो हमें अब डाइजेस्ट करना है, कहां फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां फ्यूचर्स खड़े हुए। और इस बीच एक चीज और डाइजेस्ट करनी है, वो है यूएस की जॉब्स रिपोर्ट अक्टूबर महीने की आनी थी। तो फेड की पॉलिसी अनाउंसमेंट, पॉवेल साहब की कमेंट्री ने मूड माहौल सुधारा था, और इंटरेस्टिंगली वो जॉब्स रिपोर्ट भी मूड माहौल और सुधार रही है। ऐसे में क्या थी वो जॉब्स रिपोर्ट, बाकी डिटेल्स क्या है, ये ग्लोबली हैंडओवर जो यूएस से आया इतना बढ़िया क्यों आया है, सारा समीकरण समझ लिया जाए। हफ्ते का आगाज जो तेजी के साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और ये तो बीच हफ्ते से ही शुरू हो गया था, पिछले हफ्ते, और वो फ्राइडे को और ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कल्मिनेट हुआ है। तो एक तो वही बेसिक पुरानी थ्योरी चल रही है कि अब रेट नहीं बढ़ेंगे, रेट कट होंगे। रेट कट होने पर लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं और एकदम यकीनन कह रहे हैं कि कट होगा। तो उसके लिहाज से तो रैली चली रही थी, उसमें तड़का मारा है कल ये फ्राइडे को, जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के नंबर आए, रोज़गार के आंकड़े आए। नए जॉब जो क्रिएट होने चाहिए तो वो काफ़ी कम हुए। अनुमान था कि 1,80,000 के आसपास होने चाहिए थे, वो हुए 1.5 लाख। पिछले महीने, ये अक्टूबर के नंबर है, सितंबर में आए थे 2,97,000, तो 50% कम, और जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी कम। साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.8 से बढ़कर 3.9 हो गया है। तो ये दोनों फैक्टर, हमेशा फेड किसी की चिंता करता है कि भाई, उनका मानना है बेरोजगारी की जो दर है वो 5-6% के आसपास होनी चाहिए, तब जाके मैं मानूंगा कि सब ठंडा हो रहा है। तो अगर नंबर इस तरह का आ रहा है, मैंने कहा था कि अगले 2-3 महीने में आपको ये नंबर अच्छे खासे गिरते हुए दिखेंगे, और जून में आपको एक कट पक्के तौर पे दिखेगा यूएस में। तो इसीलिए मार्केट ने और रिजॉइस किया और बढ़िया मजबूती तेजी बनी। अब उस तेज़ी का आलम ये समझिए कि जो उनका रसेल 2000 इंडेक्स है, उसने बीते हफ्ते में इतनी बड़ी तेज़ी की कि वो 2021 के बाद की सबसे बड़ी तेज़ी है। बाकी दोनों इंडाइसेस 5-6% चले, रसल सबसे ज़्यादा चला। तो हमेशा होता है किसी मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा तेज़ भागते जब इस तरह के माहौल बनता है। लेकिन बाकी इंडाइसेस भी देखिए, ईयर का बेस्ट वीक था, मतलब मैं तो सरप्राइज था कि ईयर में नहीं, आप पूरा नवंबर से जोड़ लीजिए, 23 नहीं और YTD कर लीजिए, तो सबसे बढ़िया नंबर था ईयर ऑन ईयर। तो ये पूरा कारण था यूएस मार्केट में तेज़ी का। उसमें एक और सपोर्टिव था कि क्रूड भी नरम है, 85 के आसपास क्रूड बना हुआ है, खाड़ी में कुछ खास हो नहीं रहा है, तो इसलिए सपोर्ट है। तो मतलब कुल मिला के बहुत अच्छी खबरें हैं। रिजल्ट सीजन लगभग ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ कोई बड़ी कंपनी के रिजल्ट बाकी नहीं बचे हैं, तो इसलिए मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, और ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू करेगा। अब भारतीय बाजारों में अगर कोई चीज़ होगी ना, तो अपने कारणों से होगी। अब वो मैं आपको कभी बताऊंगा कि अगर क्या कुछ रीजन निकल के आते हैं, लेकिन फिलहाल ग्लोबल की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। आशीष जी, एकदम मस्त, आप दौड़िए तेजी से, भागिए भाई। ग्लोबल मूड अच्छा है, सपोर्टिव है, बैक टू बैक डेटा पॉइंट्स और सपोर्ट कर रहे हैं। पिछला हफ्ता 5 से 6.5% तीनों यूएस के बेंचमार्क्स उछल गए। अक्टूबर नवंबर पिछले साल 2022 के बाद इस तरह के गजब का हफ्ता देखने को नहीं मिला, इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी का। और वो जो जॉब्स रिपोर्ट आई एकदम ठंडी पड़ रही है, नए जॉब्स कम जुड़े, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, एवरेज आर्ली वेजेस जो है वो एक्सपेक्टेशन से ठंडी नजर आई। हर पैमाने पे जॉब रिपोर्ट कंफर्टिंग थी, सॉफ्टवेयर थी, और वो दिखा रहा था कि कुछ इन्फ्लेशन का प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कंसर्न्स रिड्यूस हो रहे हैं। तब और अब की सेकंड प्लेट रख दीजिए और वो कंसर्न्स सारे जो था दिखने लगा।
यील्ड्स कूल ऑफ हुई, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ। और अच्छी बात, ये सुबह मेंशन कर रहे थे कि हम उसी जगह कच्चे तेल पे आके खड़े हो गए हैं जहां पे वो युद्ध शुरू हुआ था मिडिल ईस्ट का, उस समय थे। तो सारा तड़का तेजी का, वो रिस्क प्रीमियम सब फिजल आउट हो गया है। सारे समीकरण आपकी स्क्रीन पे बढ़िया, ग्लोबली सब दिवाली के मूड में आ रहे हैं। बस एक है, अच्छा इस हफ्ते की अहमियत समझाता हूं। ये है लास्ट हफ्ता रिजल्ट सीजन। अब वो एबरेशंस होते रहेंगे जो कंपनीज एक्सेप्शन चाहेंगी, अदरवाइज ये लास्ट हफ्ता है रिजल्ट सीजन का। इंडिया इंक कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब आ जाइए राज्यों के इलेक्शंस के तड़के को जोड़ने के लिए। कल पहला पोलिंग, छत्तीसगढ़ का फेज 1 और मिजोरम की बात, और इसी वीकेंड का अपडेट था। ये कितना कंटेस्ट दिक्कत वाला होना है, तगड़ा होना है, उसका पैमाना था जब पीएम की स्पीच में 5 साल के लिए फूड ग्रेन्स, बिल्कुल। ये पॉपुलिज्म का तड़का हर तरफ से, और सबके मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए किसी भी राज्य के, बिल्कुल। क्या ऐसे सब डोल आउट करने में लगे हुए हैं। ये और लक्ष्मण जी से भी बात करेंगे इस बारे में, लेकिन ये ना आशीष, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये हमेशा इरिटेंट रहेंगे मार्केट के लिए। ये मार्केट के लिए कोई ऐसा नहीं है, कोई नई चीज़ है, ये आपको पता है, मुझे पता है, तो मार्केट को पता था। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, इसमें ना अल्टीमेटली अब इलेक्शन जीतना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट सिर्फ पॉपुलिज्म से काम चलेगा नहीं। लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत फिस्कल के लिए, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार है मार्केट, कि ऐसा कुछ खास है नहीं। अल्टीमेटली जो सब मैटर करेगा वो ये करेगा कि रिजल्ट कैसे रहता है। राजस्थान अगर बीजेपी जीत गई तो मार्केट के लिए नेट नेट पॉजिटिव है। बस सारा मामला आके टिका राजस्थान का, कि अगर राजस्थान का इलेक्शन निकाल लिया बीजेपी ने तो मामला पॉजिटिव, क्योंकि एमपी में कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस अहेड है, छत्तीसगढ़ को तो कह रहे हैं कि कांग्रेस अहेड है, लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान का इलेक्शन निकलना चाहिए। उसके बाद आप वो मेन फाइनल की बात करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी बीजेपी सारे स्टेट्स हार गई थी, लेकिन नेशनल इलेक्शन में उन्हीं स्टेट्स में सारी क्लीन स्वीप भी कर दी थी। लेकिन हाँ, ये बात मैं मान रहा हूँ आपकी कि ये जो आजकल जो फ्रीबीज का वो एक तड़का जुड़ रहा है मार्केट में, क्योंकि वो वर्क कर रहा है, इलेक्शंस जीते जा रहे हैं उसकी वजह से। शुरुआत हुई थी दिल्ली से और उसके बाद फिर कर्नाटक में भी वही हुआ, तो वो ऑब्वियसली वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो मार्केट के लिए इरिटेंट है। इसकी वजह से बोल मार्केट डिरेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये चीज मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर। हाँ ठीक है, मार्केट डिरेल नहीं होगी, लेकिन ये दिखा रहा है कितना फियर्स बैटल, ये कंटेस्ट है राज्यों के इलेक्शंस के लिए। खैर, ये सब तड़के ऐड होंगे अब, ये जैसे जैसे हफ्ता प्रोग्रेस करेगा इस पे बातचीत चलती रहेगी। लेकिन अब आइए जो बैक टू बैक पिछले हफ्ते का बाहर है क्या निफ्टी का, दिखाइएगा। पहले थोड़ा सा कॉशियस नोट पे हफ्ते की शुरुआत हुई। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी आउटकम आना था यूएसएफओएमसी का। वो पॉलिसी आउटकम आने के बाद तेजी तूल पकड़ती चली गई। थर्सडे फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पे गजब के बैक टू बैक सेशन स्ट्रॉन्ग, एक एक्सपायरी वाला दिन, उसके बाद फॉलो थ्रू मिला फ्राइडे को, और आज फिर एक बढ़िया गैप अप के समीकरण बैठ रहे हैं। ऐसे पहले ट्रेड सेटअप, उसके बाद स्ट्रैटेजी। सेटअप कैसा लग रहा है अब आपको? सेटअप अच्छा है। सेटअप इनफैक्ट उनके एग्रेसिव शॉर्ट्स कुछ हिले कम होने शुरू हो गए। और जो मैंने कहा था ना कि अब एक बार 19233 के ऊपर निकलेंगे आप, तो उसके बाद मार्केट में अग्रेसिव शॉर्ट कवरी आनी शुरू होगी। अब वो हो गई है। पहली बात तो उनकी कैश की सेलिंग ही कम हो गई है, सिर्फ 12 करोड़ बेच पाए फ्राइडे को वो, और उसमें भी डीआईएस ने उसके सामने 400 करोड़ खरीद लिए। और एफआई की ग्रॉस सेलिंग नंबर कम हो रही है। इनफैक्ट फ्राइडे को जो इंटरेस्टिंग चीज थी कि डीआईआई का ग्रॉस बाय नंबर एफआईआई के ग्रॉस सेल नंबर से ज्यादा था। मैं ना हमेशा ग्रॉस सेल नंबर भी देखता हूं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेट नंबर में तो क्या है पता नहीं चलता कई बार, क्योंकि ग्रॉस नंबर्स ना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एफआईआई की ग्रॉस सेलिंग काफी कम होनी शुरू हो गई है, और ये देखिए डीआईएस के बाहर रहा। और ये मैं बोल रहा हूँ, अब हम इनफैक्ट आपसे ना हम डीआईएस से शुरुआत करेंगे। अब हम भाई डीआईएस मार्केट चला रहे हैं ना, डीआईएस मार्केट चला रहे हैं, आपसे हम डीआईएस के नंबर्स देखा करेंगे पहले, उसके बाद एफआईएस के नंबर्स देखा करेंगे। कल से ये चेंज है, कल से हम पहले डीआईएस के नंबर्स लेंगे, फिर एफआईएस के नंबर्स लेंगे। और ये क्योंकि मार्केट ग्रीन का है तो ग्रीन रखेंगे ना हम, सब कुछ ग्रीन है डीआईएस का। अच्छा, उसमें दूसरी चीज, इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए क्या शानदार आंकड़ा आया। 1022 करोड़ की बाइंग आई इंडेक्स फ्यूचर्स में, और 2400 करोड़ की बाइंग आई स्टॉक फ्यूचर्स में। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में शॉर्ट कवरिंग है। निफ्टी में बाइंग है 534 करोड़ की, बैंक निफ्टी में बाइंग है 479 करोड़ की। और ओपन इंटरेस्ट चेंज देखिए आप आशीष, निफ्टी में गिरा 3.5% ओपन इंटरेस्ट, बैंक निफ्टी में गिरा 6.1% ओपन इंटरेस्ट। तो इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई है। अगली पीरियड से और क्लियर हो जाएगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग जुड़े हैं 3800, और अब हम आ गए 18% पे। शॉर्ट कटे हैं 9200, अब हम आ गए 82% पर। मेरी जो पिन ट्वीट है ना, जो मैंने
उस दिन एक एनालिसिस किया था कि जब जब एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन 90% पे गई है, मार्केट ने नॉर्मली एक बड़ी रैली दी है और अब हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई शॉर्ट पोजीशन से अब बढ़ के रिकवरी दिखानी शुरू हुई है, 82% पर आ गए हैं। ये मुझे लग रहा है कि और शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली शॉर्ट्स भी तो कवर करेंगे ना, अगर पैसा नहीं बन रहा है। और पहला बुल नॉर्मली शॉर्ट वाला ही होता है, जिसको वो नहीं मिलता, फॉलो थ्रू नहीं मिलता, वो शॉर्ट ही सबसे पहले कवर करता है। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े काफ़ी मिले जुले हैं, उसमें कुछ ज़्यादा देखने को है नहीं। वैसे कॉल लॉन्ग कॉल पुट्स ऑलमोस्ट सारे 2 लाख के आसपास ही हैं, तो इसमें कुछ खास है नहीं। पुट कॉल रेशियो थोड़ा कम हुआ है, 0.96 पे आया वर्सेस 1.01। सेटअप पॉजिटिव है हमारा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इंट्राडे में शायद बहुत ज़्यादा आपको जूस ना मिले, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट आपको मूव्स नहीं दे रहा है। जो भी मूव्स दे रहे हैं वो सीधा गैप अप, एक बस गैप अप हो रहा है, उसके बाद मार्केट टिक रहा है बस उसी लेवल पर। बहुत बढ़िया। ये आपका आज का ट्रेड सेटअप समीकरण। अब आइए आज की स्ट्रैटेजी पे। फ्राइडे का निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा। तब मेंशन होता 233 मेरे ख्याल से सीरीज हाई शेकर सीरीज का है, वो एक बार निकलेगा तो अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा। हमने 270 प्लस के जोन लिए, हम अपनी लॉन्ग्स को कैरी कर रहे थे। सुबह सुबह बात हुई थी कि आधा बुक करेंगे ओपनिंग में बहुत बढ़िया गैप अप मिला था, आधा बुक करा था, आधा राइट करा, और अगर राइट किया हुआ है तो उसके स्टॉप लॉस थे मेरे ख्याल से 19,200 के। उसकी सैंक्टिटी प्रोटेक्टेड रही दिन भर, और आज हम उस आधी पोजीशंस पे भी बढ़िया तेजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह का समीकरण बैठा था, वो फ्राइडे की कमेंट्री का सटीक पड़ती हुई। अब 230 वाला खुलेगा ही 100 से 125 पॉइंट कह लीजिए, बिल्कुल। तो हम एक इंटरेस्टिंग पैच पे फिर हिट कर रहे होंगे। जो हमने फ्राइडे को डिस्कस करा था 300 प्लस वाले लेवल्स, कौन से स्टिप जोन, वहां पे आ रहे हैं। अब क्या होगा? मुझे लग रहा है उसके बाद भी थोड़ा और मार्केट आपको ट्रैक्शन देगा। मुझे लग रहा है आज आपको ना 19423 एक बार के लिए पॉसिबल है, दिख जाए। 19423 क्या है? 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो अभी जो लॉन्ग कैरी कर रहे हैं उनको हम गैप अप के साथ ना छोड़ें। नहीं, आधे तो हमने बुक कर लिए, आधे बुक कर लिए, आधे हम बाकी आधे आप कैरी करेंगे ना। बाकी आधे देखिए, आधे बुक करने से क्या होता है ना, आधे बुक करने से ये होता है कि आप ऑलरेडी एक बड़े प्रॉफिट में हैं, ठीक है ना। तो अब आप चाहते हैं कि, क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट है, अब इस ट्रेंडिंग मार्केट में हम बाकी हाफ नहीं बुक करना चाहते। इस ट्रेंडिंग मार्केट में हम जो बाकी हाफ है उसमें हम, जैसे कहते हैं ना, फुल मलाई खानी है हमको। अब ये मलाई खाने वाली मार्केट है। अब ये मार्केट में आपको ना ब्रोकरेज नहीं देनी है, एसटीटी नहीं देना है आपको बस ऑब्जर्व करना है अपना एमटीएम डेली, ठीक है। तो 19423 20 डे मूविंग एवरेज और 19515 कॉल ऑप्शंस के हिसाब से बड़ा रेजिस्टेंस है। अब स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए 19210 का, फ्राइडे का लो, फ्राइडे का लो। ये आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर। एक चीज़ कर सकते हैं आप, बड़ा गैप अप खुल जाए, उसके बाद उसके आधे पॉइंट नीचे का, मान लो अगर 140 पॉइंट का गैप अप है तो 70 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, वो हम बाद में बात करेंगे। अब गैप अप के बाद पहला सपोर्ट क्या है 19230 का, जो कि आपका फ्राइडे का क्लोज था, और बड़ा सपोर्ट है 19130 पुट ऑप्शन के हिसाब से। अब अगेन जो नहीं कैरी कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग नहीं कैरी करते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है आपको, फ्रेश एंट्री जोन कहाँ पर है आपका 19250 टू 19300 और एक स्टॉप लॉस 19130। अब लोग मुझसे पूछेंगे कि ये तो आएगा नहीं, अगर नहीं आया, मान ली हम कह रहे हैं कि गैप अप ही बड़ा है, उसके बाद ही मार्केट और ऐड करेगा, तो क्या करें। देखिए, मार्केट बीच बीच में आपको ना इंट्राडे में टाइम कंसोलिडेशन, टाइम डिप और प्राइस डिप देगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट वन वे ही चलेगा, लेकिन उन डिप्स पर ना आपको फिर थोड़ा सा हिम्मत दिखानी होगी। छोटी सी भी डिप आए तो उसमें आपको लेना होगा। अब आप ये कहेंगे कि मैं 18800 पे नहीं ले पाया, कोई नहीं ले पाया तो क्या हो गया, लोग 15,000 पे भी लेके बैठे हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका लॉन्ग टर्म का आपका व्यू होना चाहिए। एंट्री जोन अगर मार्केट आपको ना दे तो हर छोटी गिरावट पर खरीदें, और इस मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में बिल्कुल मत सोचें। जब भी शॉर्ट करने का मन करे एक डीप ब्रेथ लें और कुछ और करें, लेकिन शॉर्टिंग ना करें, क्योंकि शॉर्टिंग करेंगे ना अगर आप, तो बस आप एम्यूनिशन दे देंगे मार्केट को एक और शॉर्ट कवरिंग के मूव के लिए। इसके लिए ये है निफ्टी की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। अब आइए जरा निफ्टी बैंक पे। आज अभी ओपनिंग कमेंट्री में ये था कि शायद अगला मूव अब बैंक्स में आएगा। अब तक हम इसे अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट, हमारी गो टू पॉकेट निफ्टी थी और ब्यूटीफुली वर्क करी। ये कि सारे समीकरण एसबीआई के नंबर्स बदल रहा है या कुछ और सेटअप भी दिख रहा है? नहीं, सेटअप दिख रहा है। एसबीआई के नंबर्स तो हैं, लेकिन सेटअप बदल रहा है। सेटअप का मैं बताता हूँ क्यों। फ्राइडे को एक तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि फ्राइडे को हम 200 डे मूविंग एवरेज पे गए और वहाँ से कोलैप्स नहीं हुआ। जो पिछली बार हुआ था, पिछली बार हम कोलैप्स हो गए थे 200 डे मूविंग एवरेज से, और सिर्फ 190 पॉइंट के दायरे में हम फंसे रहे। ऑफ डेज हाई और ऑफ डेज लो देखेंगे 97 पॉइंट्स, दोनों एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट बंद हुए, एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट।
और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आए और उसके ऊपर क्लोज हो गए। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है। और फ्राइडे का लो देखिए आप, फ्राइडे का लो था 43,221 और आपका 200 डे मूविंग एवरेज 43,200। तो अब बैंक निफ्टी ने आपको एक प्रोग्राम ट्रेड दे दी है, एक 43,200 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अच्छा, एक चीज़ कह रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी में, अगर मैं गलत हुआ तो गलत हुआ कि 43,200 के स्टॉप के साथ बैंक निफ्टी में आप बने रहें। 1000 से 1500 पॉइंट की रैली मुझे दिख रही है इसी सीरीज़ में बैंक निफ्टी में। और हर गिरावट में ऐड करें और एक स्टॉप लॉस तक लगा के रखें सिस्टम में 43,200। 43,200 जब तक स्क्रीन पर है तब तक शॉर्टिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। और एक चीज़, बहुत जल्दी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है यहाँ पर। मुझे लग रहा है 44,500 पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक मुझे लग रहा है, एसबीआई मुझे लग रहा है लीड करेंगे इस मूव को, और एचडीएफसी बैंक और कोटक ये छुपे रुस्तम है। अगर ये चल गए तो फिर सोने पे सुहागा। रखिए भाई बैंक्स को रडार पे। आज हम खुलते ही एसबीआई के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे और साथ साथ ये है निफ्टी बैंक का तड़का। अच्छा, आज बैंकेक्स की एक्सपायरी का दिन भी है, हालांकि उसमें ज्यादा वो पार्टिसिपेशन है नहीं, लेकिन बैंकेक्स की एक्सपायरी और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी, दो एक्सपायरीज मंडे के दिन उसकी तैयारी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।